हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कैसे चल रही है ज़िंदगी? सब कुछ बढ़िया? आइए जी, बिना कोई टाइम वेस्ट करे सर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 19। और मैं आपको बताऊँ कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था सर? हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर जी एग्ज़ाम के लिए। तो हमने पढ़ा था टैक्सेबिलिटी प्रोविडेंट फंड की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉयी को पूछना पड़ेगा कि भई आपका जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयी को पूछना पड़ेगा आपका जो प्रोविडेंट फंड है कौन-सा है? क्या आपके पास जो पैसा जा रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है या स्टैट्यूटरी है? और पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो सैलरी के साथ रिलेट ही नहीं करता। चलिए, तो हमने पढ़ा था सर सबसे पहले इसके अंदर एसपीएफ यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसके लिए था सर? ये था हमारे मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है? फिर इसमें 2 ट्रांज़ैक्शन की बात हम करते थे। पहली ट्रांज़ैक्शन कौन-सी होती थी सर? पहली ट्रांज़ैक्शन जब ड्यूरिंग द सर्विस पैसा जाएगा, किसमें जाएगा सर? फंड में। तो जब पैसा जाएगा फंड में तो उसमें 4 चीज़ें होंगी। एक तो एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयी का अपना शेयर, जिसके लिए मैंने आपको कहा था इग्नोर कर देना क्योंकि ये बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्लूड होता है और टैक्सेबल होता है। फिर एम्प्लॉयर का शेयर, तो भाई एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा उसके फंड में डाल रहा है, इसको हम क्या कर देंगे सर? एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। फिर उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा सर, एम्प्लॉयी के शेयर पे भी और एम्प्लॉयर के शेयर पे भी। तो दोनों ही एग्जेम्प्ट होंगे, दोनों ही एग्जेम्प्ट होंगे। ये अदर सोर्सेज गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे काट देना इसको। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरी ट्रांज़ैक्शन क्या होती थी, जब वो रिटायर हो जाता था एम्प्लॉयी या फिर उसकी डेथ हो जाती थी। या तो एम्प्लॉयी रिटायर हो गया और डेथ हो गई तो उसको जो भी पैसा मिलेगा, उसको जो भी पैसा लम सम अमाउंट मिलेगी, ये पूरी की पूरी एग्ज़ेम्प्ट होती है। यानी एसपीएफ में तो एग्ज़ेम्पशन ही चलती रहती है, ठीक है? बस एम्प्लॉयी के शेयर को आपको क्या करना है? इग्नोर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सर सेकंड वाला जो था आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या था सर? इसमें भी एग्जेम्पशन थी। अच्छा, ये रिकॉग्नाइज कब होता है? सर ये एक प्राइवेट फंड होता है, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होता है जिसको कमिश्नर या इनकम टैक्स कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है? कहाँ गया? ऊपर था ये रहा। जिसको कमिश्नर या चीफ कमिश्नर क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज। अब इसके अंदर भी वही 2 ट्रांज़ैक्शन कि पहले पैसा जाएगा, फिर रिटायरमेंट या डेथ पे पैसा निकलेगा। तो जब पैसा पहले जाएगा, तो किसका शेयर जाएगा सर? एम्प्लॉयी का शेयर जाएगा और इसको इग्नोर कर देना है, लेकिन इसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर एटीसी जो हम बाद में करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद एम्प्लॉयर का शेयर भी जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। समझिए मेरी बात, यहाँ पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। किसका? एम्प्लॉयर का शेयर। एम्प्लॉयर का शेयर एग्जेम्प्ट होगा अप टू द 12%, अप टू द 12% ऑफ एआरबी सैलरी, और एआरबी सैलरी मैं आपको करा चुका हूं आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट भी मिलेगा सर इसको, लेकिन कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर? जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पे 9.5% तक ही एग्जेम्प्ट होगा। 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा, उससे ऊपर कुछ अगर इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट मिलता है अगर एम्प्लॉयर के शेयर पे, इंटरेस्ट मिलता है अगर एम्प्लॉयर के शेयर पे, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन सिर्फ 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात समझिए कि जब उसको पैसा मिलेगा रिटायरमेंट या डेथ पे, कब लमसम मनी पैसा मिलेगा रिटायरमेंट या डेथ पे, तो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए सर? एग्जेम्प्ट। सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वाले को टैक्स कर दिया, यहाँ भी एक्स्ट्रा वाले को टैक्स कर दिया, यहाँ भी एक्स्ट्रा वाले को टैक्स कर दिया। तो जब जितना आपको छोड़ना था आपने छोड़ा, बाद वाला तो आप टैक्स ले ही रहे हो। तो लेने के बाद उसके बाद जब उसी वही पैसा मिल-जुल के यानी लमसम अमाउंट मिलेगा, तो उसमें टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए जी। उसके बाद हमने पढ़ा था अनअप्रूव्ड वाला, अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव कह सकते हो या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कह सकते हो। ये कौन सा फंड है सर? ये भी प्राइवेट फंड है, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। कौन रिकॉग्नाइज नहीं करता सर जी? सीआईटी यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो ये नॉट रिकॉग्नाइज वाली कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको टैक्सेशन इसकी याद रखनी है कि कैसे टैक्स होगा। तो अब एम्प्लॉयी से आप पूछोगे, एम्प्लॉयी आपके पास आके कह रहा है, आपका रिलेटिव आपके पास आके कह रहे हैं कि देखिए दोस्त, ठीक है, आपके पास आके कह रहे हैं, देखो बेटा, मेरे पास जो फंड में पैसा जाता है, जो मेरी सैलरी में से पैसा कटता है, वो मेरे पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, चीफ कमिश्नर ने हमें रिकॉग्निशन नहीं दी। तो अब आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे अंकल टेंशन मत लो,
जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसको तो वैसे ही इग्नोर कर देना है, टैक्स होगा क्योंकि बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। लेकिन उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर एटीसी, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसको बोलोगे देखिए आपका एम्प्लॉयर भी पैसा डाल रहा है आपके यूआरपीएफ में, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं होगा। वो नाचने लग गया, कितनी बढ़िया बात है। फिर आप उसको कह रहे हो कि जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपके अपने शेयर पे, वो भी एग्जेम्प्ट है, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है। वो खुश हो रहा है, कह रहा है देखो रिकॉग्नाइज वाले को क्या फायदा, रिकॉग्नाइज वाले को तो सिर्फ 9.5% एग्जेम्प्ट है, मुझे तो सारा एग्जेम्प्ट कर दिया। वो नाच रहा है। फिर दूसरा, इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, तो वो भी एग्जेम्प्ट। फिर वो नाच रहा है, कह रहा है कि देखो रिकॉग्नाइज वाले को 9.5% तक तो इसका एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। मेरा तो सारा ही एग्जेम्प्ट है, मेरा सारा ही एग्जेम्प्ट है। अब आप उसको बोलोगे रुक जाओ, ये थाम बा जरा, थोड़ा सा थम जाओ। जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे, जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे, उस दिन अपने टोटल पीएफ के पैसे के 4 टुकड़े कर देना। अपने टोटल पैसे के 4 टुकड़े कर देना। एक तो उसमें निकालना कि आपका अपना शेयर कितना है, उसको तो कर देना इग्नोर, वो हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट, वो हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। इग्नोर मत करना, उसको एग्जेम्प्ट लिख देना। उसको क्या कर देना? एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि पहले टैक्स कर चुके हैं। फिर जो एम्प्लॉयर का शेयर था पहले एग्जेम्प्ट कर दिया था, लेकिन जब वो आपको पैसा आपके हाथ में लमसम मनी मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तब उसको हम क्या कर देंगे? टैक्स कर देंगे। अब रिकॉग्नाइज वाला नाच रहा है कि मुझे जब पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे मेरा तो पूरा एग्जेम्प्ट, लेकिन इसका पहले तो एग्जेम्प्ट कर दिया और जब पैसा एक साथ मिला तो क्या कर दिया? टैक्स कर दिया। ऐसे ही अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट के भी 2 टुकड़े कर देना। इंटरेस्ट में ये बताना कि आपके अपने हिस्से पे कितना इंटरेस्ट मिला है और एम्प्लॉय के शेयर पे कितना मिला है। आपके जो अपने शेयर पे मिला है टैक्स तो होगा। आपके जो अपने शेयर पे इंटरेस्ट मिला है टैक्स तो होगा। लेकिन टैक्स कहां होगा सर जी? ये टैक्स होगा अदर सोर्सेज में, नॉट अंडर द हेड सैलरी। टैक्स तो होगा बट इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर एम्प्लॉयर के शेयर पे जो पहले हमने एग्जेम्प्ट कर दिया था इंटरेस्ट को, उसको फिर से टैक्स कर देंगे जब लमसम पैसा मिलेगा, लेकिन ये टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी, ये टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ साथ आइए और सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 4, सुपर एन्युएशन फंड। लिखिए पॉइंट नंबर 4, सुपर एन्युएशन, सुपर एन्युएशन फंड। ठीक है, ये भी आपके 2 तरीके के होते हैं। अच्छा, सुपर एन्युएशन फंड क्या होता है सर? ये भी आपका रिटायरमेंट फंड होता है, जैसे आरपीएफ है ना और जैसे आपका पीएफ है, वैसे ही ये भी रिटायरमेंट फंड होता है आपका। इसके अंदर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि भाई एम्प्लॉयर का पैसा जाएगा, एम्प्लॉय का पैसा जाएगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा दोनों के पैसे पे। ठीक है, चलिए अब जरा समझिए, सुपर एन्युएशन फंड हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, इसमें लिखिए अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। और ये बिल्कुल सिंपल है आपका, जैसे आपका रिकॉग्नाइज वाला होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सेम ऐसे ही अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज सुपर एन्युएशन फंड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा? ड्यूरिंग द सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस, इसमें क्या आएगा सर? वही पैसा आएगा, किस किस का? एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का और इंटरेस्ट। तो एक तो हो गया सर यहाँ पे एम्प्लॉयर का शेयर, एक हो गया एम्प्लॉय का शेयर, एक हो गया इंटरेस्ट किसका? एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर के शेयर का, और इंटरेस्ट एम्प्लॉय के शेयर का। ठीक है, आइए लिखिए, एक तो हो गया सर यहाँ पे एम्प्लॉय का शेयर या कंट्रीब्यूशन, एक हो गया एम्प्लॉयर का शेयर, और एक हो गया इंटरेस्ट किस पे सर? एम्प्लॉय के शेयर पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के शेयर पे। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है सर? ये वो ट्रांजैक्शन है जहां पैसा अभी फंड में, सुपर एन्युएशन फंड में जा रहा है। तो एम्प्लॉय के शेयर का बताओ आप क्या करते थे सर? इसको इग्नोर कर देते थे, इसको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि बिकॉज
ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक पे। ये पहले से ही बेसिक पे में क्या होता है सर, इंक्लूड होता है, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिक पे में होने के साथ साथ क्या होता है, टैक्स भी हो जाता है। अच्छा, इंप्लॉय का, सॉरी, इंप्लॉयर का जो शेयर है, किसका, इंप्लॉयर का जो शेयर है वो क्या होगा, वो सर एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यहां पे लिमिट है, यहां पे परसेंटेज की नहीं, यहां पे मॉनेटरी लिमिट है। एग्जेम्प्ट अप टू ₹7,50,000 पर एनम, 7,50,000 पर एनम। यानी कि बात समझिए कि सुपर एन्युएशन फंड बनाया, पर्सनल फंड है, इसको रिकॉग्नाइज कर देगा जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो ये अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड हो जाता है। ये भी प्रोविडेंट फंड की तरह एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होती है। इसमें भी इंप्लॉय का पैसा जाता है, इंप्लॉय का शेयर जाता है, और उन दोनों पैसे पे इंटरेस्ट कमाया जाता है। तो अब यहाँ पे टैक्सेशन क्या करना है सर, पहले ट्रांजेक्शन यानी ड्यूरिंग द सर्विस जब पैसा फंड में जाएगा तो इंप्लॉय का शेयर जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो ऑलरेडी बेसिक पे में इंक्लूड होता है, तो वो ऑलरेडी टैक्स हो जाता है। फिर इंप्लॉयर का शेयर जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन यहां मॉनेटरी लिमिट है 7.5 लाख रुपए पर एनम की, उससे ऊपर होगा तो टैक्स होगा। अब इंटरेस्ट की बात करें तो सर इंटरेस्ट यहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और इंटरेस्ट जो इंप्लॉयर का शेयर है वो भी हो जाएगा सर एग्जेम्प्ट। जो इंप्लॉयर का शेयर है उस पे भी एग्जेम्प्ट, जो इंप्लॉय का शेयर है उस पे भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, चलिए फिर दूसरा, जब पैसा मिलेगा एक साथ, लिखिए पॉइंट नंबर 2, लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो पैसा मिलेगा, तो बताओ क्या होना चाहिए सर। सीधी बात है, आपने देखिए यहां पे तो टैक्स कर ही दिया, क्योंकि इग्नोर का मतलब बेसिक पे में इंक्लूड है, टैक्स हो चुका है। यहां पे भी आपने 7.5 लाख तक की लिमिट है, उसके बाद टैक्स कर चुके हो, ये आपने खुद ही पूरा एग्जेम्प्ट करा हुआ है। तो जब लास्ट में मिलेगा, और ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, तो जब लास्ट में मिलेगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सब कुछ जो भी अमाउंट है सारा का सारा 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चल लिख लो इसको। उसके बाद करेंगे सर अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। चलिए पॉइंट नंबर बी लिखिए, क्योंकि ये था सर ए अप्रूव्ड वाला, और अब बी अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन, अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। ठीक है, अच्छा, इसमें भी वही दो ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ड्यूरिंग द सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस उसको पैसा मिलेगा, किसका शेयर जाएगा सर, इंप्लॉयर का, इंप्लॉय का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक तो होगा सर इंप्लॉय का शेयर। अच्छा, इंप्लॉय के शेयर का तो आपको पता ही है, क्या करते हैं सर, इसको इग्नोर करते हैं, एंड नो एटीसी डिडक्शन, और साथ में इसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। फिर इंप्लॉयर का जो शेयर है, अच्छा ये कौन सा है सर, ये अनअप्रूव्ड है, ये अनअप्रूव्ड है, तो क्या करोगे सर, इसको एग्जेम्प्ट कर दोगे। सर कुछ लिमिट, यहां कोई लिमिट नहीं है, पूरा एग्जेम्प्ट, 100% एग्जेम्प्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर, इसका क्या करोगे सर, ये भी 100% एग्जेम्प्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर, तो इसका क्या करेंगे, इसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर ये तो ज्यादा बेटर है अनअप्रूव्ड वाला, देखो वहां तो फिर भी लिमिट थी, यहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो एग्जेम्प्ट है।
लेकिन जब एक साथ पैसा मिलेगा, जब एक साथ पैसा मिलेगा, लिखिए पॉइंट नंबर 2, व्हेन लमसम मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। व्हेन लमसम मनी इज रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो जो पैसा मिलेगा फिर उसके क्या कर दो, 4 टुकड़े कर दो। फिर क्या कर दो सर, 4 टुकड़े। एक एम्प्लॉय का शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर, इंटरेस्ट एम्प्लॉय वाला, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर वाला। ठीक है, अच्छा इसको तो हम पहले इग्नोर करके टैक्स कर चुके हैं, अब जब एक साथ पैसा मिलेगा तो एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये वाला मैं एग्जेम्प्ट कर चुका था और अनअप्रूव्ड है, ये वाला मैं पहले एग्जेम्प्ट कर चुका था लेकिन अनअप्रूव्ड है, तो अब क्या कर दोगे सर, अब इसको टैक्स कर दोगे। ये टैक्स कहां होगा, सैलरी में। फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट किसके, एम्प्लॉय का, पहले एग्जेम्प्ट कर चुके थे, अब टैक्स करेंगे, लेकिन ये टैक्स कहां होगा, अंडर अदर सोर्सेज। ये अदर सोर्सेज में टैक्स होगा, ये सैलरी हेड में टैक्स नहीं होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो एम्प्लॉयर का शेयर है, पहले एग्जेम्प्ट करा था, अब टैक्स कर देंगे, लेकिन ये टैक्स कहां होगा, अंडर द हेड सैलरी। सर ये थोड़ा 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 क्या सर, ये पूरा का पूरा अनरिकॉग्नाइज वाला प्रोविडेंट फंड ही तो है। सही कह रहे हो आप, ये बिल्कुल सेम है, लिखिए दिस इज सेम एज अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ। यानी आपका यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड सुपरएन्युएशन फंड, दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। लिख लिया, आइए बुक पे आइए मेरे साथ साथ देखिए। सबसे पहले टैक्सेबिलिटी ऑफ सुपर एन्युएशन फंड कौन सा सर, सुपर एन्युएशन फंड है अप्रूव्ड वाला, तो अप्रूव्ड वाले में क्या करेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है सर, इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एटीसी में। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और देखनी होती है 17(2)(6) की, ये करेंगे 17(2)(6) की कंडीशन क्या होती है, ये भी करेंगे। ठीक है, 6 नहीं 7 है, ठीक है, 17(2)(7) की कंडीशन देखनी पड़ेगी। अच्छा फिर बात करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, वो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है, वहां पे लिमिट कितनी थी, 12% ऑफ एआरबी सैलरी, यहाँ मॉनेटरी लिमिट है कितनी, 7.5 लाख। फिर ये भी एग्जाम्प्ट और ये भी एग्जाम्प्ट। ये कौन सा है, अप्रूव्ड वाला। फिर अप्रूव्ड वाले में जब एक साथ पूरा पैसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब अनअप्रूव की बात करते हैं, ये सेम है, सेम है कैसा, किसके सेम है, आरपीएफ जैसा, सॉरी यूआरपीएफ जैसा। तो अनअप्रूव में क्या होता था बताओ, अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड में लिखा भी है, देखिए मैंने, सेम एज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का, इग्नोर कर दोगे, लेकिन इसके ऊपर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट मिलेगा कंट्रीब्यूशन पे पूरा एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे पूरा एग्जाम्प्ट, लेकिन जिस दिन उसको टोटल पैसा मिलेगा, जिस दिन उसको टोटल पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, तो ये वाला तो मैं पहले टैक्स कर चुका हूं, इसलिए अब इग्नोर नहीं, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर एम्प्लॉयर का जो पैसा है, एम्प्लॉयर का जो पैसा था जो पहले टैक्स एग्जेम्प्ट कर चुका था, अब टैक्स कर देंगे, लेकिन कहां टैक्स होगा, अंडर द हेड सैलरी। ये भी एग्जेम्प्ट कर चुके थे, अब टैक्स कर देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टैक्स होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और ये एग्जाम्प्ट कर चुके थे इसलिए इसको टैक्स करेंगे, लेकिन ये टैक्स कहां होगा, अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है मिस्टर ए रिटायर हो गया सर्विस से कब, 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हो गया, 25 साल इसने काम करा। ठीक है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर। इसका बेसिक पे जो दे रखा है 16,000 है और 9 महीने का मिला। सर 9 महीने का क्यों मिला, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक काम करा 31 दिसंबर तक, तो इसलिए 9 महीने की इसको तनख्वाह मिली। 16,000 रुपए के हिसाब से हो गए सर 1,44,000 रुपए। फिर इसको डेयरनेस अलाउंस मिलता है जो कि 50% है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि 8,000 मिलता है, जिसमें से 8,000 मिलता है जिसमें 50% जो है वो फॉर्मिंग पार्ट है, 9 महीने के हो गए 72,000। फिर जब वो रिटायर हुआ तो कह रहे रिटायरमेंट पे उसको
लमसम पेमेंट मिला, कहां से मिला? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए उसने आपको अब बता दिया कि अब उसको जो पैसा मिला कहां से मिला? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आया 6 लाख का, और डिपॉजिट करा उसने पीपीएफ में। पीपीएफ याद रखना, पीपीएफ सैलरी का पार्ट नहीं होता है, पीपीएफ इज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,20,000, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2,20,000 है, और इंटरेस्ट देयर ऑन है 50,000 रुपए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2,70,000, और इंटरेस्ट है उस पे 60,000 का। व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25? क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया आपको? आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है वो। कह रहा है एक है मिस्टर, क्या नाम है इसका? ए, ठीक है। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है सर? प्रीवियस ईयर है मेरा 23-24, और ये रिटायर हो गया कब? 31 दिसंबर को। तो यहां से ये लिखे यहां तक तो इसको क्या मिली होगी? तनख्वाह मिली होगी, सैलरी मिली होगी, ठीक है। ये कितने महीने हो गए सर? 9 महीने हो गए। तो 9 महीने की तनख्वाह मिली, और ये जिस दिन रिटायर हुआ, जिस दिन रिटायर हुआ, उस रिटायरमेंट पे इसको क्या मिला? इसको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला। लेकिन ये प्रोविडेंट फंड कौन सा है? यू आर पी एफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई इसके हाथ में कितना टैक्स होगा ऑफ द अमाउंट रिसीव आउट ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अब मेरे साथ साथ समझिए, सबसे पहले लिखेंगे हम, लिखिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सबसे पहले द अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय share, transferred from employer and employee share of contribution, share of contribution during the सर्विस। यानी जो पैसा आएगा किसमें? यूआरपीएफ के अंदर ड्यूरिंग द सर्विस, किसका? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के शेयर का। तो आपको बताना है कि सर सबसे पहले जो एम्प्लॉय का शेयर है, एम्प्लॉय का शेयर है टू यूआरपीएफ, ये क्या होता है सर? ये होता है पूरा का पूरा टैक्स, ठीक है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्योंकि बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो ये तो टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद मुझे बताइए कि जो एम्प्लॉयर का शेयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर का शेयर टू यूआरपीएफ, क्या करते थे? उसको उसको एग्जेम्प्ट कर देते थे। जब पैसा जा रहा है फंड में तो एग्जेम्प्ट कर दोगे। फिर उसके बाद जब इंटरेस्ट मिलेगा ऑन एम्प्लॉय शेयर, जब एम्प्लॉय के शेयर पे इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या कर दोगे? इसको भी एग्जेम्प्ट कर दोगे। और जब इंटरेस्ट मिलेगा, जब इंटरेस्ट मिलेगा ऑन एम्प्लॉयर शेयर, जब इंटरेस्ट मिलेगा किस पे? एम्प्लॉयर के शेयर पे, तो क्या करोगे? इसको भी एग्जेम्प्ट। ये कहानी कब हो रही है सर? ये कहानी तब चल रही है जब ड्यूरिंग द सर्विस है। अब जब वो रिटायर हो जाएगा तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कॉमा मिस्टर ए रिसीव्ड रुपीस, कितने पैसे मिले उसको? सर उसको मिले टोटल 6 लाख रुपए,
फ्रॉम यूआरपीएफ। तो अब क्या करेंगे सर, अब इसके टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, इसमें से निकालेंगे सबसे पहले तो किसका शेयर, इंप्लॉय का शेयर। तो सबसे पहले होगा सर इसमें इंप्लॉय शेयर। मुझे बताइए जरा 6 लाख में इंप्लॉय का शेयर उसने बता दिया था कितना है सर, इंप्लॉय का शेयर जो उसने बताया था ये रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये रहा, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2,20,000 और ₹50,000 कह रहा है उस पर इंटरेस्ट। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखो ये देखा, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है 2,70,000। तो यहां लिख देंगे इंप्लॉय शेयर ₹2,70,000। ये हम पहले क्या कर चुके हैं सर, बेसिक पे में डाल के टैक्स कर चुके हैं, इज एग्जेम्प्ट। अब इसको टैक्स नहीं करेंगे, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। फिर इंप्लॉयर का शेयर कितना मिला सर, इंप्लॉयर का शेयर मिला 2,20,000। पहले क्या कर चुके थे, इसको एग्जेम्प्ट, अब करेंगे इज टैक्सेबल। लेकिन ये टैक्सेबल कहां होगा, अंडर सैलरी हेड। ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, याद रखना, पूरा लिखना पड़ेगा, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी और सैलरी हेड। अच्छा, अब इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉय शेयर। मुझे बताओ इंप्लॉय के शेयर पे कितना इंटरेस्ट मिला था, यहां लिखा था क्वेश्चन में देखो, 2,70,000 और कह रहा था इंटरेस्ट कितना है 60,000। इंप्लॉय जो अपने शेयर पे इंटरेस्ट कमाएगा ₹60,000, पहले क्या करा था, एग्जेम्प्ट करा था, अब कर देंगे टैक्स, इज टैक्सेबल। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, ये टैक्सेबल कहां होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। याद रखना ये टैक्स कहां होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये टैक्स नहीं होगा, किसमें टैक्स नहीं होगा, सैलरी हेड में टैक्स नहीं होगा, कहां टैक्स होगा, अदर सोर्सेज में। पॉइंट नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर शेयर रुपीस, मुझे बताओ कितना था, 50,000 था आई थिंक, है ना, हाँ 50,000 था। क्या ये पहले एग्जेम्प्ट कर चुके थे, हाँ, और ये अनअप्रूव्ड है, तो अनअप्रूव्ड वाले में तो एक साथ पैसा ले लिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर शेयर 50,000 इज टैक्सेबल, लेकिन ये टैक्सेबल कहां होगा, अंडर सैलरी हेड। ये सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा, क्लियर है, ये कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, ये टैक्स नहीं होगा किसमें, अदर सोर्सेस में, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी टैक्सेबिलिटी निकालूं, तो टैक्सेबिलिटी, इसने हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन, ठीक है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। मुझे बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सैलरी हेड। तो सैलरी हेड में आ जाएगा इसके पास क्या क्या, एक तो इसकी सैलरी आएगी, जो उसको सैलरी मिल रही थी 6-9 महीने की, वो तो टैक्स होगी, यानी कि इसकी बेसिक पे। देखो 9 महीने की तनख्वाह जो इसको मिली है वो तो टैक्स करोगे ही ना आप। रिटायरमेंट का जो पैसा मिला है पीएफ का, वो तो अलग से टैक्स होगा, लेकिन जो 9 महीने काम करे क्या वो छोड़ देंगे, उस पर भी तो टैक्स लेंगे। तो 9 महीने के कितने हो गए थे सर, इसने क्वेश्चन में दे रखा था 1,44,000 रुपए। उसके साथ साथ इसको डीए भी मिला, कितना डीए मिला, 72,000 का, ठीक है। उसके अलावा इसको क्या मिला सर, इसको मिला यूआरपीएफ का, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ यूआरपीएफ, इसमें क्या क्या आएगा सर, इसमें आएगा इंप्लॉय का शेयर, जो हम लिख चुके हैं ऊपर कि इंप्लॉय का शेयर तो पूरा टैक्सेबल होगा। मुझे बताओ इंप्लॉय का शेयर कितना था सर, इंप्लॉय का शेयर हमने यहां बताया था, ये रहा, कितना था, ये रहा इंप्लॉयर का शेयर। इंप्लॉयर का शेयर कितना था, 2,20,000। ये मैंने इंप्लॉय लिख दिया गलती से, इंप्लॉयर होगा इंप्लॉय, क्योंकि इंप्लॉय वाला तो क्या है, बेसिक पे में टैक्स हो जाता है। तो इंप्लॉयर का शेयर है सर 2,20,000, एक तो ये आ गया। फिर और क्या आएगा सर, आएगा इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर, इंप्लॉय नहीं, इंप्लॉय वाला तो कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में, कितना था 50,000। लो
ये क्या है सर? ये इसका टैक्सेबल हेड है सैलरी का, याद रखना, ये टोटल नहीं है, ये सैलरी का पार्ट है खाली, ठीक है। तो कितना हो गया मुझे बता दो टोटल करके। सर सैलरी में अगर बात करें तो 1,44,000 प्लस 72,000 प्लस 2,20,000 प्लस 50,000, तो सैलरी हेड में टैक्स हो गया सर 4,86,000, यानी इसको आप कहोगे टैक्सेबल सैलरी, ये होगी टैक्सेबल सैलरी। अब इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या है सर? इसका है एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय मत लिखो, ये लिखो इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय ने अपने शेयर पे कितना इंटरेस्ट कमाया था? 60,000, वो यहां टैक्स होगा, ठीक है। तो सैलरी अलग टैक्स हुआ और जो अदर सोर्सेज वाला है वो अलग टैक्स हुआ। सर फर्क क्या पड़ा? ऊपर लिख देते तो भी आ जाता। हाँ, फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन कुछ चीजों पे फर्क पड़ जाता है, यानी जहां डिडक्शंस की बात आ जाती है, जहां पे अदर सोर्सेज की इनकम्स की पार्ट बात आ जाती है, वहां पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जनरली फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब लॉ में लिखा हुआ है तो ऐसा करना पड़ेगा भाई। तो टोटल इसका आ गया 5,46,000। आइए लिखिए 5,46,000। ये क्या आ गया? ये आ गई सर इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। अच्छा, इसको आप एक और नाम से लिखते हो, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। जीटीआई भी कहते हो आप इसको, क्या कहते हो? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो वर्ड है ये बार बार आएगा आगे भी चल के। अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? इजी था? अच्छा, लिख लिया हो तो बताओ आगे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, will your answer be different if the fund mentioned above was recognized provident fund? अगर ये recognized provident fund होता तो क्या करते? सर देखिए, अगर ये recognized provident fund होता तो if such fund is recognized, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता तो क्या करते सर? वही दो ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन कौन सी सर? जो ड्यूरिंग द सर्विस पैसा जा रहा है किसमें? फंड में। वो क्वेश्चन में नहीं बता रखा, समझो। इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा, इसने सैलरी तो दे रखी है पर ये नहीं बता रखा कि जो फंड में है एम्प्लॉय का कितना शेयर जा रहा है साल का, एम्प्लॉयर का कितना शेयर जा रहा है, और उस पर इंटरेस्ट कितना कमाया। पहली ट्रांजैक्शन जो थी फंड में पैसा जाने की, उसकी डिटेल नहीं दे रखी, उसने डिटेल दे रखी है फंड से पैसा निकालने की। फंड से पैसा निकालने की, और फंड से कितने पैसे निकले? पूरे के पूरे 6 लाख रुपए। और आपको पता है कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है तो हम क्या करते हैं? तो हम लिखेंगे सर द टोटल लमसम मनी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय आउट ऑफ RPF at the time of retirement और डेथ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ क्या करते थे मुझे बताओ? जो टोटल पैसा आरपीएफ में से मिल रहा है, रिकॉग्नाइज वाले में से मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो क्या करते थे? देन सच अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? सर एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर है? इजी था क्वेश्चन। चलिए, अब मेरे साथ साथ आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन इजी था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। सर क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? देखिए एग्जाम में तो एक फुल फ्लैश बड़ा क्वेश्चन आएगा, जहां ये हम छोटे छोटे पॉइंट पढ़ रहे हैं इन सबको कवर करके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको प्रोविडेंट फंड भी दे देगा, ग्रेचुइटी भी दे देगा, पेंशन भी दे देगा,
बेसिक सैलरी दे देगा और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिला के परक्यूजिट वर्क्यूजिट अलाउंसेस सब कुछ मिला के एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बना के आपको देगा। तो जब मैं बीकॉम में था, मुझे याद है मैंने बीकॉम ऑनर्स करी थी और बीकॉम ऑनर्स में मैंने टैक्सेशन पहली बार पढ़ा था, तो मुझे समझ ही नहीं आया था। और जब हमारे इंटरनल्स होते थे तो इंटरनल्स के अंदर जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे कुछ नहीं आता था टैक्सेशन में। तो मेरे आगे जो लड़का बैठा था, मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उसको कहा था भाई मुझे कुछ नहीं आता यार, तू मुझे दिखा दियो। तो वो कह रहा था ठीक है चलो मैं दिखा दूंगा, जैसे भी जितना भी होगा थोड़ा बहुत बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे ही गया था, बिना पढ़े गया था इंटरनल देने के लिए, कुछ नहीं आता, रियली बता रहा हूँ, लिटरली कुछ नहीं आता था टैक्सेशन में। तो उस टाइम यूट्यूब भी नहीं था कि चलो कहीं पढ़ो, और मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली थी, जो भी करा था अपने आप से। तो अब उसने बताया और उसने भी जैसे तैसे करा। तो अब हुआ क्या कि वहां पे प्रीवियस ईयर का कुछ इशू था, कोई पॉइंट में इशू था प्रीवियस ईयर का। एक इनकम जो दे रखी थी वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी, एक इनकम दे रखी थी जो हमारे पुराने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी। तो अब मुझे इतना तो पता था कि जो प्रीवियस ईयर में कमाएगा वो असेसमेंट ईयर में टैक्स भरेगा, उससे पहले वाले का मुझे आइडिया नहीं था क्या करते हैं। तो मैंने उसको बोला अपने दोस्त को कि यार देख इसमें ना दो प्रीवियस ईयर है, एक तो मेरा करंट प्रीवियस ईयर है और एक प्रीवियस ईयर पुराने वाला है। तो पुराने वाले की इनकम क्यों ले रहा है उसमें? मैंने उसको ऐसे बोला, तो पुराने वाले की इनकम नहीं आएगी। तो उसने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, उसने कहा ठीक है, उसने कहा जैसे भी ऐसे ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये नहीं करा, मैंने तो करंट प्रीवियस ईयर की इनकम लेके कर दिया। मुझे नहीं पता था क्या टैक्सेशन है, मैं तो सारा ऐसे ही लिख कर आ गया। अब जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या आया कि मेरे नंबर इनकम टैक्स में उससे ज्यादा आ गए, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे ज्यादा आ गए। क्यों? क्योंकि उसने यही गलती करी, यानी उसने छोटी छोटी गलतियां करी और मैंने कॉमन सेंस पे वो चीजें लेके थोड़ा सा ठीक करा। ठीक है, वो अलग बात है, हम दोनों ही फेल थे, ठीक है, इंटरनल्स में, लेकिन नंबर मेरे थोड़े से ज्यादा आ गए उससे। ठीक है, चलिए आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिस्टर बी इज वर्किंग इन एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड हैज गिवन द डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर ध्यान रखना हमारा कौन सा है, 23-24 का। अब कह रहा है कि भैया कि उसने ये डिटेल दे रखी है, मुझे बताओ यहां तक उसने कहीं ये बताया कि वो रिटायर हो गया है? क्या उसने लिखा है? नहीं, उसने भी अपनी रिटायरमेंट की बात नहीं करी है, यानी कि अभी वो सर्विस में है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। बेसिक सैलरी कह रहा है 10,000 रुपए महीना मिलती है, डीए मिलता है 50% जो है उसका आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी के लिए लिया जाएगा, जो कि है कितना टोटल 8,000, जिसमें से 4,000 डीए फॉर्मिंग पार्ट है। फिर कमीशन देखो, परसेंटेज है टर्नओवर की 0.01%। फिर कह रहा है टर्नओवर भी दे रखी है 50 लाख की है। ठीक है, याद करो एआरबी सैलरी के लिए ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें आती हैं। बोनस दे रखा है 40,000 रुपए। फिर ग्रेचुटी, अच्छा ग्रेचुटी मिल गई उसको, अभी वो रिटायर नहीं हुआ, समझो वो रिटायर नहीं हुआ क्योंकि रिटायरमेंट की कहीं बात नहीं करी उसने, उसने कहा ग्रेचुटी मिल गई। और ये ग्रेचुटी कब मिल गई? ग्रेचुटी मिल गई बिफोर रिटायरमेंट। भैया रिटायर होने से पहले ग्रेचुटी मिल गई है, तो आप मुझे बताइए अगर ग्रेचुटी मिल जाए बिफोर रिटायरमेंट, ग्रेचुटी मिल जाए बिफोर रिटायरमेंट तो क्या करते थे सर? 100% टैक्सेबल होती थी, क्योंकि ग्रेचुटी ये एग्जेम्पशन की बात तब आती थी, ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन की बात तब आती थी जब वो रिटायरमेंट या डेथ की बात होती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आरपीएफ। देखो उसने बता दिया क्या है आरपीएफ, और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया। इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इंटरेस्ट अक्रूड बता रहा है कि 13% है आरपीएफ पे, जो कि कितना हो गया 13,000 रुपए। ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन करके आपको समझ आएगा कि करना कैसे है। ठीक है, हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है इसका ग्रॉस सैलरी निकालनी है। आइए मेरे साथ साथ लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आप प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हो 23-24। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आएगी इसमें सर बेसिक सैलरी। मुझे बताइए जरा इसकी बेसिक सैलरी कितनी है? एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहां लिखेंगे हम नोट, यहां अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए जरा इसकी बेसिक सैलरी कितनी है? सर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दे रखी है 10,000 रुपए महीना, और उसकी जॉब थोड़ी ना खत्म हुई है, जॉब कर रहा है वो, तो पूरे 12 महीने की होगी सर 1,20,000 रुपए। ठीक है, अच्छा आगे बताइए जरा डीए।
सर डीए कितना है इसका? सर डीए है 8,000 रुपए, लेकिन सर 50% तो फॉर्मिंग पार्ट है भैया। फॉर्मिंग पार्ट जो होता है वो कैलकुलेशन के लिए होता है, पर टैक्सेशन तो पूरा ही होगा ना। मुझे बताओ, फॉर्मिंग पार्ट is used for calculating the ARB salary, but the whole amount that is received from the dearness allowance is wholly taxable, 100% taxable। तो कितने हो गए सर? ये 96,000। उसके अलावा क्या मिला उसको? कमीशन मिली। अच्छा, कमीशन जो है वो टर्नओवर वाली ही एआरबी सैलरी का पार्ट बनती है, अगर कोई भी अदर कमीशन है तो वो पार्ट नहीं बनेगी। और कमीशन उसने दे रखा है, कितना दे रखा है कमीशन मुझे बताओ। सर क्वेश्चन में उसने कमीशन दे रखा है 0.1%। तो 0.1% किसका सर? टर्नओवर का। और टर्नओवर है 50 लाख, तो 50 लाख का 0.1% होता है सर 5,000 रुपए। ठीक है। उसके अलावा और क्या मिल रहा है इसको? सर इसको मिल रहा है बोनस, और बोनस बोनस तो भैया पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। सैलरी तो है, बोनस में नाम बदल दिया है तो सैलरी। ठीक है। तो कितना है सर बोनस? 25,000। उसके बाद ग्रेचुटी। अच्छा, ग्रेचुटी इसको रिटायरमेंट पे नहीं मिली, तो एक काम करेंगे, इसके लिए हम नोट नंबर 1 में बता देंगे कि भाई ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज 100% टैक्सेबल। तो कितना ग्रेचुटी मिली सर इसको? अच्छा, बोनस 40,000 है, बोनस 40,000 है भाई। इसको 25,000 को नीचे कर देना, और बोनस हो गया आपका 40,000। ठीक है। चलिए और बताओ मुझे और क्या मिला सर? उसके अलावा देखिए, इसने यहाँ पे है ना पीएफ की बात करी है। अपना कंट्रीब्यूशन देखो, इसका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है? 20,000। याद करो मैंने इसको कहा था, इसको कर देना इग्नोर, इसको कर देना इग्नोर, क्योंकि दिस 20,000 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द बेसिक पे। दिस 20,000 ये पर एनम है, याद रखना ये पर एनम है। तो 20,000 रुपए साल के, यानी इसका मतलब ये है कि साल के इसको मिले कितने? साल के इसको मिले बेसिक में 1,20,000। कितने मिले? 1,20,000। इस 1,20,000 में से साल में इसने कितने पैसे डाल दिए? यहाँ पे 20,000 डाल दिए। तो इंप्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन आपको क्या कर देना है सर? इग्नोर कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब आता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, मुझे टैक्सेशन बताओ जरा, बिना देखे याद करके बताओ। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एट द टाइम ऑफ when that amount is going in the RPF, यानी कि जब पहली ट्रांजैक्शन होगी पैसा आरपीएफ में जाएगा, तो टैक्सेबिलिटी क्या थी? याद करके बताओ सर। वहां पे टैक्सेबिलिटी क्या थी सर? एक साथ पैसा मिलता था तो पूरा एग्जाम्प्ट था, फिर तो कुछ देखना नहीं है, 100% एग्जाम्प्ट है। लेकिन क्या होता था? याद करो, एग्जाम्प्ट होता था अप टू द 12% ऑफ एआरबी सैलरी। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ, और इसके लिए बनाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2। ठीक है। उसके अलावा सर, उसके अलावा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अक्रूड इन आरपीएफ, आरपीएफ पे कितना इंटरेस्ट मिला सर? 13%। अब ये 13% किस पे सर? एम्प्लॉयर के शेयर पे या एम्प्लॉय के शेयर पे? ये टोटल दे रखा है, समझिए ये टोटल है, ये इंक्लूडिंग होगा एम्प्लॉय और इंक्लूड होगा एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने अमाउंट नहीं दे रखी, उसने टोटल क्या बता रखा है? इंटरेस्ट की वैल्यू। लेकिन मुझे बताओ जरा, क्या वहां पे टोटल इंटरेस्ट एग्जाम था? नहीं सर, वहां पे 9.5% तक एग्जाम था, उसके बाद टैक्सेबल था। तो लिखेंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, और इसके लिखेंगे नोट नंबर 3। तो सबसे पहले आएंगे हम नोट नंबर 1 पे, नोट्स। सबसे पहले लिखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है सर? लिखिए, ग्रेचुटी ऑफ ₹25,000 received during continuation of सर्विस, ब्रैकेट में लिख देना अदर देन रिटायरमेंट और डेथ। ब्रैकेट में लिख देना अदर देन रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है। आगे लिखिए, कॉमा इज
100% या 100% मत लिखो, इज फुल्ली टैक्सेबल, 100% मत लिखना, इज फुल्ली टैक्सेबल, या तो फुल्ली टैक्सेबल या फुल्ली एग्जेम्प्ट ऐसे लिखते हैं, इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड, अंडर सैलरी हेड। क्लियर है सर? ये तो इजी था, बस ये तो इंग्लिश में लिखना था और क्या था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या कह रहे हैं सर, जो हमारा नोट नंबर 2 है, यहाँ पे इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो लिखिए इंप्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। सर ये एग्जाम में आरपीएफ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, लेकिन एक बार तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे पहले आपने लिख दिया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फिर ऐसे ब्रैकेट में आरपीएफ कर दिया, फिर उसके बाद आप आरपीएफ आगे चला सकते हो, लेकिन एक बार तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, इसने क्वेश्चन में खुद ही आरपीएफ लिखा हुआ है, इसने क्वेश्चन में खुद ही आरपीएफ लिखा हुआ है, तो अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा खुद से भी आरपीएफ लिख सकते हो, क्योंकि जब वो खुद क्वेश्चन में आरपीएफ लिख रहा है तो आप भी आरपीएफ लिख सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट होता है सर? अप टू, इसलिए मैंने कहा था आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, 12% ऑफ ए आर बी सैलरी। तो पहले मैं ए आर बी सैलरी निकालूंगा, उसका 12% निकालूंगा। अगर उतना उसने पैसा डाला है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर हुआ, उससे ऊपर हुआ तो टैक्सेबल होगा, सीधी है। तो पढ़ने से देखो, क्वेश्चन पढ़ने से कितना अजीब सा लग रहा था, अरे पता नहीं कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो उसने लिखा भी क्या है, उसने लिखा क्या, देखिए इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अब वो कितना भी कंट्रीब्यूशन करे, उसको किसी भी नाम से करे, लॉ ये कहता है कि भैया एआरबी सैलरी निकालो साल भर की, या जो भी टाइम है, यहाँ पे पूरा साल है, लेट सपोज अगर 10 महीने होते तो 10 महीने का निकालता, 8 महीने होते तो 8 महीने का, तो जो भी रिलेवेंट पीरियड है उतने टाइम का। तो पहले एआरबी सैलरी निकालो, उसका 12% निकालो, फिर ये देखो इंप्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन करा है, अगर उसके बराबर करा है या उतने तक करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा करा है तो उससे ज्यादा वाला पोर्शन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? आइए जी मेरे साथ साथ, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एआरबी सैलरी निकालूंगा। ठीक है, आइए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ए आर बी सैलरी। ठीक है, अच्छा हमारा रिलेवेंट पीरियड है यहाँ पे 12 महीने का, तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, सबसे पहले आता है सर बेसिक पे। अच्छा बेसिक पे कितनी थी इसकी, 10,000 रुपए महीना, यानी साल की हो गई सर 1,20,000। फिर इसमें आता था डीए, सर पूरा डीए नहीं, डीए का सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट, तो मुझे बताइए इसका डीए कितना है, पूरा 8,000, फॉर्मिंग पार्ट कितना है 50% इंटू 12 महीने, तो मुझे बता दो जरा टोटल कितना हो गया सर, सीधा सीधा है ना, 96,000 का आधा कर दो, तो 96,000 का आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 48,000। प्लस कमीशन, लेकिन कमीशन कौन सी, कमीशन ऑन टर्नओवर, और वो मैं निकाल ही चुका था अभी, कितनी थी मेरी टर्नओवर पे कमीशन, कितनी आई थी 5,000 रुपए। तो ये आ गई मेरी ए आर बी सैलरी, मुझे बताओ कितना हो गया, 1,20,000 प्लस 5,000, टोटल हो गया सर 1,73,000। ठीक है, अब उसकी टैक्सीबिलिटी निकाल लो, कैसे निकालोगे सर, मैं लिखूंगा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आर पी एफ। बताओ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसने कहा था 20% ऑफ बेसिक, और बेसिक कितनी है मेरी साल भर की, 1,20,000, तो यानी कि उसने कितना कंट्रीब्यूट करा, 24,000 रुपए। सर एक बार दोबारा बताना, एक बार दोबारा बताता हूं समझो, उसने कहा कि कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी है 1,20,000 रुपए साल की, उसका 20% कितना हो गया 24,000, माइनस कर देंगे यहां से जो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट कितना है सर, एग्जेम्प्ट क्वेश्चन में, या क्वेश्चन नहीं लॉ में लिखा है
12% ऑफ ARB सैलरी, और ARB सैलरी है सर मेरी 1,73,000। तो 1,73,000 का 12% करता हूं तो आता है 20,760। तो 24,000 में से 20,760 गए, यानी उसको डालने कितने थे 20,760, पर उसने डाल दिए 24,000। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल। तो टैक्सेबल कितना हो गया 3240, 3,420 रुपए क्या हो गए सर, टैक्सेबल हो गए। किसके, इंप्लॉयर के शेयर के, किसके, इंप्लॉयर के शेयर के। ठीक है, लिख लो इसको। तो हम यहां लिख लेते हैं इसको सर, इंप्लॉयर का ये 3240, 3,240 रुपए। उसके बाद रह गया था इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। आइए जरा वर्किंग नोट नंबर जो मेरा 3 है उसकी बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट, लेकिन कितना एग्जेम्प्ट होता है, अप टू 9.5% पर एनम। भाई साल का कितना एग्जेम्प्ट होगा, 9.5%। साल का एग्जेम्प्ट कितना होगा, 9.5%। पर मुझे बताओ यहां पे उसको इंटरेस्ट मिल कितना गया, 13,000। लेकिन सर इंप्लॉय का शेयर देखो, दोनों में ही 9.5% है, समझो दोनों में ही कितना एग्जेम्प्ट है, 9.5%। तो चाहो तो दोनों को अलग अलग करके निकाल लो या एक साथ निकाल लो, समझिए मेरी बात। दोनों में एग्जेम्प्ट है 9.5%, चाहे तो कैलकुलेशन अलग अलग करो या एक साथ करो, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वैल्यू तो सेम ही रहेगी 9.5% और 9.5%। तो यहां पे समझिए इसने जो दे रखा है ना, इसने टोटल दे रखा है, ये 13,000 रुपए टोटल दे रखा है। इसमें इंप्लॉय का शेयर का इंटरेस्ट भी है और इंप्लॉयर का भी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सर दोनों पे ही एग्जेंट कितना है, 9.5%। ठीक है, अब जरा समझिए इसको साल भर का इंटरेस्ट कितना मिला, 13,000 रुपए। साल भर का इंटरेस्ट कितना मिला, 13,000 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, समझिए मेरी बात, कि साल भर का इंटरेस्ट मिला 13,000 रुपए, साल भर का इंटरेस्ट मिला 13,000 रुपए ऑन द गिवन रेट, रेट कितना है 13%, रेट है सर 13%। तो कितनी वैल्यू रही होगी, मुझे बताओ कितनी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा जिसपे 13% अप्लाई हुआ, जिसपे 13% पर एनम अप्लाई हुआ, तो कितनी इंटरेस्ट बन गया सर, इंटरेस्ट बन गया 13,000 रुपए। सर एक बार फिर बताना, दोबारा बताता हूं, समझो मेरी बात। कितना पैसा मैंने फंड में रखा होगा साल भर का, जिसपे 13% अप्लाई हुआ, तो कितना बना 13,000 रुपए। बताओ कितना सर, 1,00,000 रुपए। ठीक है, कितना हो गया 1,00,000 रुपए, सीधी बात है, क्योंकि 1,00,000 का 13% 13,000 होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट। हालांकि इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपको करा देता हूं। सर देखिए 13,000 रुपए कमाए हैं डिवाइडेड बाय 13%, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी रही होगी सर, प्रिंसिपल अमाउंट रही होगी 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब मुझे एग्जामिशन निकालनी है, चलिए। तो इंटरेस्ट अर्नड, मुझे बताओ इंटरेस्ट कमाया कितना, 13,000 रुपए। लेकिन एग्जेम्प्ट कितना होता है सर, एग्जेम्प्ट होता है सिर्फ और सिर्फ 9.5%। तो 1,00,000 पे आपने कमा लिए 13%, जबकि 1,00,000 पे एग्जेम्प्ट कितने होंगे, 9.5%। तो 9,500 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो कितना हो गया सर, 13,000 माइनस 9,500, ये हो गया सर 3,500। कितना हो गया, 3,500। ठीक है, ये टैक्सेबल। मुझे बताओ क्लियर है, तो इसको लिख दो 3,500। अब इन सबको ऐड कर दो और क्या निकाल दो, उसकी टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। कितना आ गया, टोटल करो, 1,20,000, 96,000, 5,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 3240 प्लस 3,500, टोटल आ गया सर 2,92,740। लो, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? अब आपको ज्यादा क्लियरिटी हो गई होगी कि हाँ अच्छा ऐसे काम करना है पीएफ में। ठीक है, चल ये हो गया, तो मुझे बताओ फिर हम करेंगे बाकी, हमारे 2 पार्ट और रह गए हैं, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7।
और एक पार्ट नंबर 8 भी है पीपीएफ का। उसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था, 7th आई थिंक है ना, प्रोविडेंट फंड का, वो खत्म हो जाएगा। चलिए, अगर ये लिख लिया हो तो मेरे साथ साथ लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट्स, इसको कहते हैं वीआरएस। क्या कहते हैं, वीआरएस। देखिए क्या होता है वीआरएस में, कि ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये एक एम्प्लॉयर है। सर एम्प्लॉयर उदास क्यों है? एम्प्लॉयर जो है, बॉस जो है, वो उदास इसलिए है क्योंकि वो आज अपने एम्प्लॉय को एक गहरी बात बोलने जा रहा है। वो ये इसको कहने जा रहा है कि देखो, कंपनी में जो है ना लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी जो है वो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगानी चाहती है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, याद करो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होता था, या आपने एसएम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में क्या होता था कि भाई कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो कंपनी चाहती है कि हम कॉस्ट को कम से कम करें, कि हम अपनी कॉस्ट को कम करें, क्योंकि कंपनी में हैवी लॉसेस हो रहे हैं। और ये हमारा एम्प्लॉय है जो पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। कितने सालों से काम कर रहा है? 15 सालों से। और ये आने वाले आगे 8 साल और काम करेगा, क्योंकि 60 ईयर्स में रिटायर होगा। 60 ईयर्स में क्या होगा, ये रिटायर होगा। लेकिन रिटायरमेंट से पहले इसके कितने साल बचे हुए हैं? अभी 8 साल बचे हुए हैं। और जो हमारा एम्प्लॉयर है वो इसको देख के रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो इसको ये कहने जा रहा है एम्प्लॉय को, लेट सपोज इस एम्प्लॉय का नाम है राजू, ये कहने जा रहा है कि देखो राजू, तुमने अपनी जिंदगी के बहुत ही कीमती 15 साल हमें दे दिए। अपनी जवानी के वो साल जिस टाइम आप अपने फैमिली के साथ घूम सकते थे, अपने दोस्तों के साथ घूम सकते थे, वो टाइम आपने सारा का सारा काम करने में बिता दिया, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको पैसे दे रहे थे। लेकिन आज का दिन बड़ा दुखी है, दुखी वाला है। ये कह रहा है क्यों? धीरे धीरे इसकी मुस्कान गायब होती गई और सीधी हो गई। ये कह रहा है सर जी क्या हो गया, कि मेरे से कोई गलती हो गई? अभी तो मेरे रिटायरमेंट के 8 साल बचे हैं। ये कह रहा है देखो, बॉस कह रहा है देखो तुमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन कंपनी को हैवी लॉसेस हो रहे हैं, जिस वजह से हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ले ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ले ऑफ, यानी इनको नौकरी से निकाल रहे हैं। अभी जैसे एक कंपनी है ओरेकल, अगर आपने सुना होगा तो ओरेकल जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ओरेकल ने अभी अपना डेटा, मतलब बड़ी अजीब बात है, पढ़ोगे ना उसके बारे में, पूरे डिटेल में तो नहीं बता रहा, पर ओरेकल ने अपने बहुत सारे इंप्लॉय को रातों रात निकाल दिया। रात को एक मेल शूट हुई बहुत सारे लोगों को, तकरीबन शायद 1000 इंप्लॉइज को, 1000 इंप्लॉइज को मेल शूट हुई रात को कि कल से काम पे मत आना, और छुट्टी। रातों रात इंप्लॉय को निकाल दिया गया। तो राजू के पास आके कहते हैं कि राजू, हम तुम्हें ऐसे नहीं निकाल सकते, तुम हमारे अच्छे इंप्लॉय हो, 15 साल तक काम करा तुमने, आने वाले 8 साल और काम करते, लेकिन हम तुमसे एक चीज चाहते हैं, आज हम तुमसे बलिदान चाहते हैं। ये कह रहा है सर क्या मतलब? धीरे धीरे वो रोने लग गया। कह रहा है सर क्या मतलब, कि मतलब ना हाथ काट के दे दूं, उंगली काट के, मतलब क्या बलिदान क्या है? कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप ये करो, आप जो है ना रिटायर कब होते? आप रिटायर होते 8 साल बाद। लेकिन आप 8 साल बाद रिटायर ना होके, समझो, बॉस कह रहा है 8 साल बाद रिटायर ना होके आप आज ही के दिन, आज आज ही के दिन क्या ले लो? रिटायरमेंट ले लो, टुडे रिटायरमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट्स। यानी कि समझिए जरा, समझिए जरा, राजू को हम ये कह रहे हैं कि देखिए आपके आने वाले 8 सालों तक तो आप काम करते, लेकिन कंपनी के पास इतने फंड नहीं है, कंपनी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पे जा रही है, कॉस्ट कम हो रही है, और हम आपको निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का, ठीक है, या फिर जो भी है कि भाई हम आपको नहीं निकालना चाहते, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप निकल जाइए, खुद से रिटायरमेंट ले लीजिए, आप 8 साल का इंतजार मत करिए, 60 ईयर्स होने का वेट मत करिए, आप आज ही रिटायर हो जाइए। अब जो ये आंसू थे इसके भी आने लग गए, बॉस के, और आंसू बेचारे राजू के तो खून के आने लग गए। कह रहा सर ऐसा मत करिए, देखिए मेरी तो ईएमआई पड़ी हुई है अभी 8-10 साल की, मेरी कार चल रही है ईएमआई पे, मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है, मैं आज अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे क्या काम मिलेगा, मैं तो इतने सालों से आपका काम कर रहा हूँ।
वो कह रहा है देखो राजू हम कुछ नहीं कर सकते, ये टॉप लेवल मीटिंग में डिसाइड हुआ था, या तो तुम वीआरएस ले लो यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में चले जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में चले जाओ, या फिर आपको खुद से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो राजू और उदास हो गया बेचारा, कह रहा ठीक है सर मैं हो जाता हूँ रिटायर, लेकिन जो मेरे आने वाले 8 साल थे जिसपे मैं काम करता आपके लिए, आने वाले 8 साल जिसके लिए मैं आपके लिए काम करता, उसकी तनख्वाह तो मुझे नहीं मिलेगी। तो बॉस कह रहा है तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए हम तुम्हें कुछ ना कुछ पेमेंट अलग से दे देंगे। क्या दे देंगे? अलग से पेमेंट दे देंगे, जिसको कहा जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट्स। एक बार दोबारा समझो मेरी बात, कि हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि भाई आपको अभी आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल बचे हुए हैं जिसपे आप काम करोगे कंपनी के लिए, यानी रिटायरमेंट होगी आपकी बाद में जब 60 इयर्स ऑफ एज हो जाएगी, और द एज एज द केस में भी, लेकिन हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप आज ही के दिन क्या करो, रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी लोगों को कट ऑफ करना चाहती है, तो आप आज ही के दिन रिटायरमेंट ले लो, जिसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या कहते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसके बदले जो हम आपको जबरदस्ती आपके काम से निकाल के आपको रिटायर करवा रहे हैं, हम कुछ पैसा आपको देंगे जिसको कहा जाएगा वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट। क्या कहा जाएगा? वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट। तो वो 8 साल जो है उसके बदले कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है, इनकम टैक्स ये कहती है कि देखो ये पैसा जो है ना इसको 8 साल में मिलता सैलरी के तौर पे, लेकिन अब ये रिटायर हो गया तो कुछ पैसा आज मिल रहा है, तो हम सारा का सारा टैक्स नहीं करेंगे, हम इसमें से कुछ एग्जेम्पशन दे देंगे। क्या दे देंगे? कुछ एग्जेम्पशन दे देंगे। क्या आपको वीआरएस समझ आ गया? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम समझ आ गया? उसका जो पैसा मिलेगा वो होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट्स। तो लिखिए जरा, आइए मेरे साथ लिखिए, लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट और अदरवाइज, लमसम पेमेंट और अदरवाइज रिसीव्ड by an employee, received by an employee at the time of, at the time of वॉलंटरी। याद रखना रिटायरमेंट नहीं है यहां पे, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट would be taxable under salary head, would be taxable under salary head। ठीक है, आगे लिखिए, but exemption will be प्रोवाइडेड। लेकिन हम इसमें से कुछ एग्जेम्पशन भी देंगे। कौन कौन सी एग्जेम्पशन देंगे, मतलब एग्जेम्पशन कौन सी है? तो लिखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी इन चारों में से कम होगा। ठीक है, तो चार में से सबसे पहले तो एक तो आपको पता ही है, मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पे 20-25 लाख नहीं है, मैक्सिमम है यहाँ पे 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। ठीक है, दूसरा क्या होगा सर? एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल वीआरएस पेमेंट, जो भी वीआरएस पेमेंट हुई है उसको। तीसरा, तीसरा आप ध्यान से, ए आर बी सैलरी पर मंथ, आप महीने की सैलरी निकालोगे। अब याद रखना यहां पे एवरेज सैलरी नहीं है, ठीक है, इसको लिख लेना ब्रैकेट ब्रैकेट में, लेटेस्ट। जो भी लेटेस्ट सैलरी है वो लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 3 महीने, यानी कि 1 महीने की सैलरी को 3 महीने में कन्वर्ट कर देंगे। फिर अब ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, यानी जितने साल आपने काम कर लिया है, जितने साल आपने काम कर दिया है। एक्चुअली हम निकाल क्या रहे हैं समझिए, यहाँ पे हम 1 महीने की सैलरी को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 महीने की सैलरी बना देंगे, और वो सैलरी 3 महीने की कितने सालों तक उसने काम करा उसको मिली, यानी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। यानी कि लेट सपोज जैसे मेरे एग्जांपल में यहाँ पे कितने साल इसने काम करा, 15 साल तक काम करा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 15। ठीक है,
पॉइंट नंबर 4, ARB सैलरी पर मंथ, और ये भी कौन सी होगी सर, लेटेस्ट। मल्टीप्लाई, अब यहां पे ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे इसको नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स। अब यहां देखना, यहां पे था ईयर, ध्यान से, यहां पे क्या था, ईयर, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, यानी जितने टाइम की उसकी तनख्वाह अभी बची हुई है, जितने टाइम की तनख्वाह उसकी बची हुई है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे कितने साल बचे थे, 8 साल, लेकिन यहाँ पे साल नहीं या मंथ की बात हो रही है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितने मंथ हो गए सर, 96 मंथ हो गए। कितने मंथ हो गए, 96। तो अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ है मंथ और यहाँ लिखा हुआ है ईयर, तो इसमें गलती मत करना, इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब लिखो आगे नोट, इग्नोर any fraction months for number of years of service completion। जितना आपका सर्विस कंप्लीशन का टाइम है उसमें फ्रैक्शन इग्नोर कर देना, यानी कि अगर 15 साल 6 महीने हैं तो 15 साल, 15 साल 8 महीने हैं तो 15 साल, 15 साल 10 महीने हैं तो 15 साल, 15 साल 11 महीने हैं तो भी 15 साल, 15 साल 12 महीने हैं तो फिर 12 महीने 1 साल होते हैं, यानी फिर वो 16 साल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन मंथ में ऐसा फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में फ्रैक्शन तो मंथ ही होता है, तो मंथ का फ्रैक्शन डेज होता है और डेज को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताओ, 4 चीजें हमने बात करी सर। अगर देखिए कि हमने राजू को जबरदस्ती जॉब से निकाल क्या दिया, उसको कहा रिटायरमेंट ले लो। अभी बहुत कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से शायद 7-8 साल पहले या 10 साल पहले की बात है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहा था कि आप बूढ़े हो गए हो, आपकी जो है 4 साल 5 साल की और नौकरी बची हुई है, आपको हम निकाल देंगे, नहीं तो खुद से निकल जाओ। तो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने वीआरएस ले ली थी, उसके बाद बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई थी। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का तरीका था जॉब्स क्रिएट करने का, क्योंकि लोग रोते रहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में से बूढ़े बूढ़े लोगों को जबरदस्ती निकाला गया। तो वीआरएस के अंदर उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है, जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट या रिसिप्ट कहते हैं, जो एग्जेम्प्ट होगी इन चारों में से जो भी लोअर होगा। सबसे पहले तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए, दूसरा जो एक्चुअल अमाउंट मिली, तीसरा ये कहा गया कि सैलरी निकालो जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट सैलरी लो। कौन सी सैलरी, एआरबी सैलरी। कौन सी सैलरी, एआरबी सैलरी। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 महीने की तनख्वाह हो गई, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 महीने की तनख्वाह हो गई। वो 3 महीने की तनख्वाह कितने सालों तक इसने काम किया, अभी तक कितने सालों तक इसने काम किया बिफोर वीआरएस, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। चौथा कि आने वाले सालों में इसको कितना पैसा मिलता, तो इसको एआरबी सैलरी मिलती, और आने वाले कितने इसके महीने बचे हुए थे, साल नहीं, आने वाले इसके कितने महीने बचे थे, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। तो इन चारों में से जो भी कम होगा वो क्या होगा सर, एग्जेम्प्ट होगा। इन चारों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10, तो ये तो हो गया हमारा वीआरएस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कट कर देना, ये एक जगह 3 महीने है, यहाँ पे 3 महीने नहीं है, यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे मंथ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 3 महीने नहीं है। अच्छा, कह रहा मिस्टर दत्ता रिसीव वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, देखो कितना मिल गया वीआरएस के अंदर पेमेंट उसको, 7 लाख, आफ्टर 30 ईयर्स एंड 4 मंथ ऑफ सर्विस। कितने साल तक काम करा उसने, 30 साल और 4 महीने। अभी भी कितना टाइम बाकी है उसका, कह रहा है 6 साल अभी भी बाकी है। एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट ही हैज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी जो लेटेस्ट है कितनी है, 20,000 रुपए महीना की। डियरनेस अलाउंस विच फॉर्म पार्ट, यानी कि इसको डियरनेस अलाउंस मिलता है 5,000, और 5,000 का 5,000 ही उसका फॉर्मिंग पार्ट भी है। वैसे होता है 40% 50%, पर यहाँ पे 100% फॉर्मिंग पार्ट है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, जो भी टैक्स होगा, तो जो भी टोटल है उसमें से जो एग्जेम्पशन है माइनस कर देंगे, बाकी टैक्सेबल पार्ट निकलेगा। अज्यूमिंग
दैट ही डज नॉट क्लेम एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो सेक्शन 89 के बारे में भी छोड़ दो, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बताया था। सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ मिलता है जहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, पर वो बात की बात है, अभी नहीं, जब सेक्शन 89 करेंगे तब की बात है, ठीक है। आइए जरा मेरे साथ साथ हम निकालेंगे इसका टैक्सेबल वीआरएस पेमेंट। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वीआरएस पेमेंट। अब मुझे बताओ इसको पेमेंट मिली कितनी है? एक्चुअल वीआरएस पेमेंट। सर इसको एक्चुअल वीआरएस पेमेंट जो मिली है वो मिली है 7 लाख रुपए की, ठीक है। अच्छा सॉफ्ट कॉपी तो मैं लगा देता हूं लिंक में, आप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा इसमें से माइनस कर दूंगा जितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा एग्जेम्प्ट के लिए बनाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, ठीक है। आइए जी, तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आइए और लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जेम्पशन ऑफ वीआरएस रिसिप्ट लीस्ट या लोअर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी इनमें से चारों में से कम होगा। तो पहला क्या है सर? सर पहला है इसमें, पहला क्या है सर? पहला है इसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 5 लाख रुपए। दूसरा, दूसरा सर एक्चुअल, एक्चुअल कितना है सर? एक्चुअल हो गया 7 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा तीसरा कितना था? सर तीसरा था कि इसकी सैलरी ले लो। कौन सी सैलरी? ए आर बी सैलरी ले लो पर मंथ। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 महीने से, तो 3 महीने की तनख्वाह हो गई। और कितने सालों तक, कितने सालों तक इसने काम किया? नंबर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीशन ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीशन ईयर्स या नंबर ऑफ ईयर्स फॉर सर्विस कंप्लीटेड, कैसे भी लिख दो उससे मतलब नहीं है, बस आपका भाव क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इमोशंस निकल के आने चाहिए। अच्छा इसके लिए जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एआरबी सैलरी निकालनी है, ये तो मुझे पता है। अच्छा नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, यहां पे इग्नोर कर देते हैं हम क्या? फ्रैक्शन। तो आप मुझे बताइए जरा, आप मुझे बताइए इसने कितने सालों तक काम करा? सर 30 साल 4 महीने, तो हम फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 ईयर्स, ठीक है। अच्छा एआरबी सैलरी निकाल लूंगा अभी तो पता चल जाएगा, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देता हूं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या था सर? एआरबी सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स नहीं सर, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर रिमेनिंग सर्विस, नंबर ऑफ मंथ फॉर रिमेनिंग सर्विस। तो एआरबी सैलरी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि 6 साल बाकी हैं और साल को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मुझे एआरबी सैलरी निकालनी है तो मेरा काम हो जाएगा। आइए जरा, लेकिन एआरबी सैलरी मंथली चाहिए, आपको याद रखना एआरबी सैलरी कैसे चाहिए? मंथली। लिखिए सबसे पहले बेसिक पे आता है इसमें, ये होगा रुपीस पर मंथ। मुझे बताइए जरा बेसिक पे कितना था इसका? सर बेसिक पे इसने बताया था 20,000 रुपीज, प्लस इसमें डीए का फॉर्मिंग पार्ट आता है। सिर्फ क्या आता है? डीए का फॉर्मिंग। और इसने पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट ही ले रखा है, यानी पूरे 5,000 रुपए फॉर्मिंग पार्ट ले रखे हैं। इसके अलावा क्या आता है सर? इसमें टर्नओवर आती है कमीशन वाली, पर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए इसकी एआरबी सैलरी पर मंथ कितनी हो गई? 25,000 रुपए। लो ये मिल गया आपको एआरबी सैलरी। अब वैल्यू पुट कर दो, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, आओ मल्टीप्लाई करो 25,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो गया सर 22 लाख। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बताओ कितना आ गया? 22,50,000, 22,50,000,
50,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट है सर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया सर 18 लाख। मुझे बताइए इसमें से लीस्ट कौन सा है, इन चारों में से लोअर कौन है सर? इन चारों में से जो लोअर है वो है ये मैक्सिमम 5 लाख रुपए। तो ये हो गई सर लीस्ट वैल्यू। तो ये लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये 5 लाख रुपए यहां से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो बाकी 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। ठीक है, लो क्वेश्चन खत्म। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? मुझे बताइए, कहीं से आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगा? इजी है। चलिए आगे आते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे। लिख लिया? चलिए पॉइंट नंबर 7, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। देखिए क्या होता है इसमें, वीआरएस में तो ये था कि वो खुद से रिटायरमेंट ले रहा था। रिट्रेंचमेंट में होता है कि हम जबरदस्ती उसको निकाल देंगे, यानी कि हमने देखिए उसको निकाल दिया जॉब से। अब वो कह रहा है कि भैया ये क्या बात है, मैं जाके गवर्नमेंट से कंप्लेन करूंगा कि भैया आपने रखा और जब आपका मन भर गया तो आपने निकाल दिया। अब मैं कहां पे जाऊं बताओ? मेरे ईएमआई चल रही है, मेरे घर की है, कार की है, मेरे बच्चों की फीस है, मेरे खर्चे हैं, मैं कैसे पूरा करूंगा? आपने तो मुझे बिना कुछ कहे या बिना बताए रातों रात जॉब से निकाल दिया। तो कंपनी इसके लिए कहती है कि ठीक है, हम इसके बदले तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिमूविंग द एम्प्लॉय फ्रॉम द जॉब इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी क्या मिलेगा सर? एग्जेम्पशन मिलेगा। लिखिए एग्जेम्पशन। ठीक है, लिखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी इनमें से कम होगा। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चलता है 1947 का, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इन चारों में से जो भी कम होगा, सबसे पहले लिखिए 15/26। याद करो ग्रेचुटी में भी था। अच्छा ग्रेचुटी में किस में था? अप्रूव्ड में था या अनअप्रूव्ड में था? अप्रूव्ड वाले में था। ठीक है, 15/26 मल्टीप्लाई एवरेज ARB सैलरी ऑफ लास्ट, वहां पे क्या था 10 मंथ्स, पर यहां पे क्या होगा 3 मंथ्स। यहां पे 3 महीने की एवरेज ARB सैलरी निकालनी है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, और दूसरा है इसमें, इसमें दो ही है खाली, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5। यानी इन दोनों में से जो भी कम होगा, 15/26 मल्टीप्लाई एवरेज ARB सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने की। ठीक है, वहां पे क्या करा था ग्रेचुटी में 10 महीने, पर यहां पे क्या है पिछले 3 महीने। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यहां पे लिखिएगा नोट मेक कंप्लीट ईयर, यहां पे फ्रैक्शन को इग्नोर नहीं करना, कंप्लीट ईयर ऑफ फ्रैक्शन मंथ, फ्रैक्शन मंथ्स इफ मंथ्स आर मोर देन, याद रखना इक्वल टू पे भी नहीं, 6 महीने से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 6 मंथ्स। अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो ही 1 साल बनेगा, 6 महीने भी हुआ तो भी 1 साल नहीं बनेगा, 6 महीने से कम हुआ तो भी 1 साल नहीं बनेगा। अब एग्जामिनर ऐसे ही आपको पागल बनाता है, वो क्या देगा एग्जैक्टली आपको देगा 22 साल 6 महीने। अब आप कहते हो अच्छा 6 महीने फ्रैक्शन है, चलो बढ़ा दो 23 साल कर दो, गलती कर जाओगे। 6 महीने से ज्यादा होगा तो ही होगा, यानी 7 महीने या उससे ज्यादा तो ही होगा। 6 महीने तक भी फ्रैक्शन को आपको नहीं लेना है, 6 महीने से ऊपर हुआ तो ही आपको फ्रैक्शन लेना है। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ साथ बुक पे आइए एक बार। देखिए पॉइंट नंबर 7 है सर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। क्या लिखा हुआ है इसमें? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मींस मनी गिवन टू एम्प्लॉय व्हेन ही लूजेस हिज जॉब ड्यू टू, भाई कंपनी जॉब से निकाल रही है, डाउन साइज कर रही है, कॉस्ट बचा रही है, बिजनेस ही बंद करके जा रही है, या वर्क गेटिंग रिड्यूस, काम हम कम कर रहे हैं, अपना एक सेक्शन बंद कर रहे हैं,
ये होता है सर एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो भाई एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है जॉब से, बिजनेस ट्रांसफर हो गया दूसरी कंपनी को, अब वो एक सेक्शन बंद कर रहे हैं या बिजनेस ही क्लोज डाउन हो रहा है हमारा, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना सर? 15/26 मल्टीप्लाई एवरेज एआरबी सैलरी। एआरबी सैलरी आप कर चुके हो, लेकिन कितने महीने की? 3 महीने की एवरेज करनी है। और जितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज है, बट डू नॉट इग्नोर फ्रैक्शन। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या मैक्सिमम 5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब 6 महीने से ज्यादा हुआ फ्रैक्शन, तो आपको क्या कर देना है? उसको एक कंप्लीट ईयर बना देना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट आता है सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपका सैलरी का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये प्रोविडेंट फंड से मिलता जुलता नाम है, इसलिए इसको मैं यही करा देता हूं आपको। ठीक है, चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 8, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लिखिए इसमें, दिस इज नॉट रिसिप्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। दिस इज नॉट अ रिसिप्ट, ए लिख देना, अ रिसिप्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। दिस इज नॉट अ रिसिप्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। दिस इज नॉट अ रिसिप्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। लिखिए, रेदर इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट स्कीम है। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट स्कीम है, समझिए। ये कोई भी रिसिप्ट नहीं है एम्प्लॉयर से, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है। क्या होता है समझिए, पहले के टाइम में, आजकल तो बात करें हम बैंक है, पर पहले के टाइम पे ये काम कौन करता था? अच्छा मैं बताऊं, पहले के टाइम पे बैंक का जो काम है ना, वो बहुत हद तक आपका पोस्ट ऑफिस करता था। अभी तो आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। समझिए जरा, कि आप सोच रहे हो कि क्यों ना मैं आज से ही सेविंग करना शुरू करूं, मैं आज से ही सेविंग्स करना शुरू करूं। अब सेविंग करूं कहां पे? सर ऐड आती रहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग करते भी होंगे, शेयर मार्केट में भी करते होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, तो वॉरेन बफेट ने भी ये कहा था कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। एक ही अंडे में, सॉरी, एक ही थैले में आप सारे अंडे नहीं रख सकते, क्योंकि वो थैला गिरा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। यानी जब आप घूमने भी जाते हो तो याद करो, क्या आपके पेरेंट्स या आप खुद भी ऐसे सोचते होगे कि भी पैसा जो है, कैश अगर मैं रखा हूं, जनरली अब तो नहीं रखते आप, लेकिन फिर भी अगर हम कैश रख रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स अभी भी कैश पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं फोन नहीं चला तो, नेटवर्क नहीं आया तो, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता हो तो कैश होना बहुत जरूरी है। तो वो कैश लेके जाते हैं, लेकिन सारा का सारा कैश, समझिए, सारा का सारा कैश एक जगह पे नहीं रखते, सारा का सारा कैश एक सूटकेस में नहीं रखते, सारा का सारा कैश एक जेब में नहीं रखते। कुछ पैसा सूटकेस में, कुछ पैसा जेब में, कुछ पैसा कहीं और ऐसे रख के चलते हैं कि भगवान न करे गलती से कोई भी चीज कहीं छूट गई या चोरी हो गई, तो बाकी हमारे पास कुछ फंड्स बचे रहे। ऐसे ही जब आप सेविंग करते हो, तो सेविंग आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक स्कीम गवर्नमेंट की ओर है, पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो क्या है? एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब आप ऑनलाइन इसको कर सकते हो। ऑनलाइन आप अपना एक पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हो, आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हो, और उस अकाउंट के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपने पैसे जमा कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है? यहां पे 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप जो भी पैसे इसमें डालोगे वो कितने साल के लिए लॉक रहेंगे? 15 साल के। यानी कि आज अगर आपकी एज 20 साल है और 20 साल से आप अपने पैसे सेव कर रहे हो, समझिए 20 साल से आप अपने पैसे सेव कर रहे हो, तो आगे चल के 15 साल बाद आपको पीपीएफ में से पैसा मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट आपको डालनी होती है, जरूरी होती है, मिनिमम पर एनम। ठीक है, मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपए, 500 रुपए आपको मिनिमम डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। फिर ये आपकी पॉलिसी एज अकाउंट पे लैप्स भी हो सकता है। मैक्सिमम भी इसमें लिमिट है। सर मैक्सिमम लिमिट क्यों है? मैक्सिमम लिमिट भी है इसमें 1.5 लाख रुपए। यानी कम से कम कितना डाल सकते हो? 500 रुपए, और मैक्सिमम कितना डाल सकते हो? 1.5 लाख रुपए। कम से कम कितना डालोगे? 500 रुपए महीना। मैक्सिमम कितना डाल सकते हो? 1.5 लाख रुपए महीना। लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल का। उसके बाद जब 15 साल बाद आपको लमसम पैसा मिलेगा, अच्छा उससे पहले लमसम पैसे से पहले आपको इस पे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा।
भाई ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट क्यों करी जाती है? इंटरेस्ट कमाने के लिए, एक्स्ट्रा पेमेंट। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा आपका कंपाउंडिंग रेट से, वो होगा आपका कंपाउंडिंग रेट से, ठीक है। और अगर मैं उसकी टैक्सेबिलिटी की बात करूं, तो जो भी आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। जितना भी आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा? एग्जेम्प्ट। जैसे समझिए कि आपने एक एफडी कराई, समझिए लेट सपोज आपने 1 करोड़ रुपए की एक एफडी कराई, तो 1 करोड़ पे लेट सपोज 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 करोड़ कितने हो गए? और 8% हो गए सर आपके 8 लाख रुपए। समझिए आप अगर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, एफडी कराते हो, उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 8 लाख। लेकिन वो 8 लाख आपकी जेब में नहीं आता। 8 लाख कब मिलेगा आपको? जब एफडी मैच्योर हो जाएगी, जब एफडी मैच्योर हो जाएगी। लेकिन वो इंटरेस्ट कमा तो लिया आपने, ड्यू तो हो गया। और आपको पता है टैक्सेशन कैसे लगता है? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। भले ही वो पैसा आपको मिलेगा कब? 5 साल के बाद। एफडी 5 साल की है, 5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन जो 8 लाख आप आज कमा चुके हो, भले ही पैसा जेब में नहीं आया पर कमा तो चुके हो, ड्यू हो चुका है, यूर नाउ लीगली, यू नाउ लीगली एलिजिबल टू क्लेम दैट मनी। आप चाहो तो अगले दिन जाओ, एफडी खत्म कराओ और उसमें से जो भी पैसा कटेगा बाकी इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप लीगली एलिजिबल तो हो गए पैसा लेने के लिए, तो इसलिए वो 8 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन इस वाली स्कीम में आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी, एक तो कैसे मिलेगा? कंपाउंडिंग। एफडी पे भी क्या मिलता है? कंपाउंडिंग। यहां पे भी कंपाउंडिंग। तो यहां पे जो भी आपको पैसा मिलेगा वो सारा का सारा क्या है? एग्जेम्प्ट। तो सर ये ज्यादा बढ़िया है, ये बढ़िया तो है, लेकिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड आपका 15 साल है। एफडी आपका 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, 5 साल की होती है। उससे पहले भी पैसा आप निकाल सकते हो। यहाँ पे पैसा निकाल सकते हो यहाँ पे भी, पर थोड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब लमसम आपको पैसा मिलेगा, लमसम मनी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी पे आपको लमसम पैसा मिलेगा तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सर वो 100% एग्जेम्प्ट होगा। 100% क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। यानी बात समझिए कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसके पास आप देखते हो कि उसके पैसे अकाउंट में कुछ पैसा आया है, लेट सपोज उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए आए हैं। कितने? 50 लाख रुपए। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, या फिर मान लीजिए समझिए, कभी कभार होता है ऐसा कि एक पर्सन है जिसके अकाउंट में 50 लाख रुपए आए हैं। अब आप उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हो, ठीक है, और वो आपको बताता ही नहीं है कि 50 लाख रुपए आए हैं, वो आपको बताता ही नहीं है। और आप उसकी रिटर्न फाइल कर देते हो। लेट सपोज आपने उसकी इनकम बना दी 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए इनकम है टैक्सेबल, उस हिसाब से आपने उसकी रिटर्न बना दी। अब इनकम टैक्स से नोटिस आ गया कि भैया आपके अकाउंट में तो सीधा सीधा कितने पैसे लैंड करे हैं? 50 लाख रुपए। और इनकम रिटर्न में आप दिखा रहे हो कि इनकम 2 लाख रुपए है, ये कैसे हो गया? तो ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस भेजता है और कहता है कि ये 50 लाख की डिटेल बताओ। अब आप अपने क्लाइंट से पूछते हो कि ये 50 लाख किस चीज के हैं? क्लाइंट कहता है कि ये 50 लाख तो मेरे पीपीएफ के मैच्योर हुए थे। पीपीएफ के क्या हुए थे? मैच्योर हुए थे। और ये सारा का सारा पैसा क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो फिर इसको यहाँ पे दिखाने की क्या जरूरत थी? तो एग्जेम्प्ट पैसा है। अब आप उसको कहोगे कि देखिए भाई साहब, चाहे पैसा एग्जेम्प्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें ये शो तो करना पड़ता है कि ये पैसा कहां से आया। अब आप क्या करोगे? शो कॉज नोटिस के अंदर यहाँ पे ये बता दोगे कि ये पैसा क्या है? आपका एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और हमसे रिटर्न फाइल करने में एक गलती हो गई है। तो आप क्या करोगे? अगर टाइम बचा हुआ है तो रेक्टिफाई कर दोगे अपने रिटर्न को, और उस रिटर्न के अंदर ये 50 लाख रुपए दिखा दोगे कि पीपीएफ का अमाउंट है और पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। तो इनकम तो अभी भी 2 लाख रही, क्योंकि 50 लाख आए पर 50 लाख पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट है, पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? अच्छा, ये कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल खोल सकता है, किसी भी कंपनी को या बाकी किसी को अलाउड नहीं होता है, ठीक है। आइए मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए बुक पे। कह रहा है कि पीपीएफ जो है गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका एम्प्लॉयर से कोई लेने देने नहीं होता, ये इंडिविजुअल खोल सकता है,
ठीक है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है वो खोल सकता है, सैलरीड एम्प्लॉय भी खोल सकते हैं, आपका मन करे तो आप भी कर सकते हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 500 पर एनम होता है, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए पर एनम होता है। इसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है, यानी जितना भी पैसा आप जमा कराते हो उसमें एटीसी का बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट जो भी आपको मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, और उसके बाद जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, यानी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आपको लमसम अमाउंट मिलता है वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है? देखिए जरा, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अभी कितना है, 7.1% चल रहा है, और ये कंपाउंडिंग रेट मिलता है। अब अगर मैं एक कैलकुलेटर निकालता हूं, समझिए जरा, कि मैं हर साल, यहां पे दिख रहा है आपको, मैं हर साल कितने पैसे जमा करा रहा हूं, 10,000 रुपए जमा करा रहा हूं, और 15 साल का टाइम पीरियड है। हर साल कितने जमा करा रहा हूं, 10,000 रुपए, 15 साल का टाइम पीरियड है। तो 15 साल बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे सर, मुझे मिलेंगे 2,71,000, जिसमें से 1,21,000 मेरे क्या हो गए, इंटरेस्ट हो गया, यानी लगभग आपका पैसा डबल हो गया। वहीं अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, मान लो 10,000 से लेके आप इसको डबल कर दो, 20,000 कर दो, तो देखो जरा, 20,000 में आपको कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करे, टोटल 3 लाख रुपए आपने लगा दिए, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं, 5,42,000, और आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,42,000। ठीक है, अच्छा, अगर इस अमाउंट को मैं बढ़ा दूं कि भाई आप हर साल 50,000 रुपए जमा कराते हो, हर साल 50,000 रुपए, अच्छा 50,000 रुपए साल के हैं तो महीने के हो जाते हैं आपके 4,100 रुपए, 4,200 लगभग हो गए। तो 4,200 महीने के जमा करा रहे हो आप, यानी टोटल 50,000 रुपए। तो 15 साल बाद आपने टोटल पैसा कितना जमा करा दिया पता है, 7.5 लाख रुपए जमा करा दिया, लेकिन आपको 15 साल बाद मिलेंगे कितने, 13,56,000 रुपए, यानी आपका पैसा यहां भी लगभग डबल हो गया है ना, यानी 15 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं। उसके बाद हम करेंगे अगली क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 8 परक्यूजिट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए परक्यूजिट, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन आएगा कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी है, उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो हमने अलाउंसेस पढ़े, ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम में कौन से टैक्सेबल है, कौन से एग्जाम्प्ट है, फिर उसके हमने जो पढ़े कि पीपीएफ और ये फंड्स के ऊपर चीजें हमने पढ़ी वो आएगा, फिर उसके अंदर आपके परक्यूजिट्स भी इंक्लूड होंगे, ऐसे करके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।